अस्सलाम वालेकुम। बस आज केमिस्ट्री के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। अब इसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स है दे आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम्स। इसका मतलब है जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स तो वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। यानी इससे पहले जो हमने इसकी जो प्रिपरेशन का रिएक्शन था ना, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। बस हमने कंडीशन ये चेंज करनी है कि हमने एंजाइम डाल देना है और लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस में यूज़ हो रहा है तो एंजाइम का हम क्या नाम देंगे, लाइपेजेस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एंजाइम को लाइपेजेस का नाम देंगे। ठीक है। अच्छा, अपने सामने बुक आपने रखनी है क्योंकि थोड़ा सा इसमें है ना प्रिंटिंग बुक पे थोड़ी सी डिम हुई है, तो बुक पे आपने ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये जो बॉन्ड बनाना है ना आपने, ये वाला बॉन्ड जो मैं अभी हाईलाइट कर रही है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। और ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में हमने सिंगल लाइन खींचनी है। ये कार्बन अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड है उसकी जो लाइन है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में शो कर देते हैं, जो फिर गलत हो जाता है। ठीक है। इस तरह से फिर आपने ट्राइग्लिसराइड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल लाइपेज एंजाइम की रिएक्शन में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ग्लिसरॉल बन जाएगा और फैटी एसिड। ये जो फार्मूलाज आ रहे हैं ना गर्ल्स, ये बिल्कुल आपके लिए नए हैं। आपने इसको याद करना है और याद करने का ये तरीका होता है कि एक एक फार्मूला को 5-5 दफ़ा लिख कर देखें आप, तो फिर आपको याद होगा। और रिएक्शन जो है उसको भी याद करने का ये तरीका होता है कि नया जो रिएक्शन आ गया उसको आपने एटलीस्ट 5 दफ़ा लिखना है। तो उससे आपको क्या होगा, डेली बेसिस पे आप कितने रिएक्शन जो होंगे उनको जब आप 5-5 दफ़ा लिखेंगे तो आपका एक पैटर्न बन जाता है रिएक्शन लिखने का। समटाइम स्टूडेंट्स को प्लस और एरो कहीं समझ में नहीं आ रहा तो कहाँ लगाना है, तो ये चीज़ें आपके जितना आप रिएक्शंस की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ज़्यादा अच्छा जो है वो क्लियर होगा। अब आज के जितने भी रिएक्शंस हैं ये मैं आपको भी बता रही हूँ लेक्चर के स्टार्ट में ही कि जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं आपने वो 5-5 दफ़ा लिख के उनकी असाइनमेंट जो है वो मुझे सेंड करनी है। हर रिएक्शन को कितनी दफ़ा लिखना है, 5 दफ़ा कंप्लीट लेबलिंग करनी है। जिस कंपाउंड का नाम दिया हुआ है उसके नीचे लिखना है, एरो के ऊपर जो है एंजाइम का नाम लिखना है और आपने हर रिएक्शन को 5 दफ़ा लिख लें। अंधाधुंध रिएक्शन नहीं लिखने, जैसे आपने हाइड्रोलिसिस की हेडिंग देनी है, फिर इसके अंदर जो रिएक्शन आ रहा है उसको 5 दफ़ा लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे स्पोनिफिकेशन, ये रिएक्शन की पहले आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने वो रिएक्शन लेके फिर सारा डिस्कस करना है। ठीक है। सारे यानी 5 दफ़ा लिखना है आपने। स्पोनिफिकेशन क्या है, इट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ फैट और ऑयल विद एन अल्कली टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल। स्पोनिफिकेशन नाम से याद रखेंगे सोप फॉर्मेशन। स्पोनिफिकेशन का मतलब आपने क्या याद रखना है, सोप फॉर्मेशन। ठीक है। तो इट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल। ऑयल को या फैट को आपने लेना है। अब इसके पिछला जो रिएक्शन था ना उसमें वाटर हमने किया था, हाइड्रोलाइज़ किया था। यहाँ पे हमने हाइड्रोलाइज़ करना है, लेकिन किसके साथ करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है। और इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, सोप है और साथ में ग्लिसरॉल बन जाएगा। गर्ल्स ये जो सोप है ये उसका जनरल फार्मूला है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आपने कंबाइन करके लिखना है तो RCOO, आगे आपने N और उसके साथ छोटा सा A लिख दिया आप। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा RCOO। अगर मैं इसको ज़्यादा अच्छा क्लियर लिख के दिखाना चाहूँ आपको तो ये आप क्या लिख सकते हैं, इसको कंबाइन करके RCOONA। ये किसका जनरल फार्मूला बन जाएगा, ये जनरल फार्मूला है हमारे पास सोप का। किसका जनरल फार्मूला है, सोप का। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ऑयल को हम हार्ड किस तरह से कर सकते हैं, जब हार्ड करेंगे तो ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये गर्ल्स आपने हमने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर अनसेचुरेशन होती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अनसेचुरेशन मौजूद है जो मैंने हाईलाइट किया। अनसेचुरेशन का क्या मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो अनसेचुरेशन है वो डबल फॉर्म में आई हुई है। बाद में ये जो अनसेचुरेशन है ये ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी, आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना है। हाइड्रोजन का जो आपको पता है मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम होते हैं, ये 2 एटम होते हैं। जब ये हाइड्रोलिसिस होगी तो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये टूट जाएगा। टूटेगा तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन जो है दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से दूसरे कार्बन के साथ भी होगा और तीसरे कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके साथ भी होगा, तो 3 यहाँ पे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन जो है
ये निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे होगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रिंग ऑफ ऑयल्स या हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ग्लिसराइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स, ठीक हो गया। इस रिएक्शन को हम कमर्शियल बेसिस पे यूज़ करते हैं ताकि वेजिटेबल ऑयल जो है उसको वेजिटेबल घी या मार्जरीन वगैरह में कन्वर्ट कर सकें। हार्डन्ड ऑयल्स आर एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड कैंडल, फिर इससे सोप और कैंडल वगैरह बनाए जाते हैं। गज़ ये जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है स्पोनिफिकेशन नंबर, रेंसिडिटी, आयोडीन नंबर, इससे नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइड में, तो वो आ रहा है एसिड नंबर। ये 4 डेफिनेशंस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने फिंगर टिप्स पे आपने इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले देखें स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के या बेस कह लें आप सिंपल वर्ड्स में, कितने उसकी क्वांटिटी चाहिए, और क्वांटिटी हमने मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मिलीग्राम्स। कितने हमें नंबर ऑफ मिलीग्राम्स चाहिए कि हम उससे 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल को स्पोनिफाई कर सकें। स्पोनिफाई करने का मतलब है कि हम उसको सोप में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोनिफिकेशन नंबर, कि 1 ग्राम हमारे पास फ़ैट है या ऑयल है, उसको हमने सोप में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी अमाउंट में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, और ये अमाउंट हमने मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम। तो ये हमारे पास नंबर क्या कहलाएगा, स्पोनिफिकेशन नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल ट्राईपाल्मिटेट, गज़ ये एग्ज़ाम्पल है, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आपने याद करनी है कि हमारे पास ग्लिसरॉल ट्राईपाल्मिटेट है, उसका कितनी क्वांटिटी है, 1 मोल है। इट रिक्वायर्स इसको स्पोनिफाई करना है, तो कितनी हमें क्वांटिटी चाहिए होगी बेस की, 1,68,000 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर स्पोनिफिकेशन। तो 1 मोल क्वांटिटी के लिए हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए, 1,68,000 मिलीग्राम। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ फैट विल रिक्वायर, तो अब 1 मोल था उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है 1 ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, 1,68,000 को डिवाइड करेंगे 807 ग्राम मिलीग्राम के साथ, तो हमारे पास जो है स्पोनिफिकेशन नंबर निकल आता है 208। तो हम कहेंगे कि स्पोनिफिकेशन नंबर ऑफ ग्लिसरॉल ट्राईपाल्मिटेट इज़ 208, यानी कि ग्लिसरॉल ट्राईपाल्मिटेट जो है उसकी 1 ग्राम क्वांटिटी को स्पोनिफाई करने के लिए हमें जो है कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम्स चाहिए, वो 208 मिलीग्राम्स चाहिए होंगे, किसके, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। फिर आता है रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। गर्ल्स कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपको कुकिंग ऑयल की एग्जांपल देते हैं। कुकिंग ऑयल है, आपने एक दफ़ा उसको कुकिंग के लिए यूज़ किया, जैसे हम फ्राई करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, तो आपने देखा होगा 2 से तीसरी दफ़ा जब हम करते हैं फ्राई तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। बहुत कम लोगों ने उसको स्मेल करके भी देखा होगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर घर में कभी ऐसा इत्तेफाक हो आपको, तो ऐसा ऑयल जिसमें 2 से 3 दफ़ा हम कोई चिप्स वगैरह या कुछ और फ्राइंग की चीज़ें जो हम फ्राई कर चुके हैं, एक ही ऑयल को अगर हम 2 दफ़ा और उसके अंदर चीज़ें फ्राई कर चुके हैं और अभी भी बच गया है, तो नेक्स्ट टाइम आपने उसको स्मेल करके देखना है। आप देखना उसमें से आपको एक बैड स्मेल जो है वो फील होगी। जो बैड स्मेल आ रही है इसका मतलब है कि ऑयल हमारा अब ख़राब होना शुरू हो गया है। अब अगर हम जो है उसके अंदर फिर भी चीज़ें फ्राई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी जो है ना हेल्थ के ऊपर रिस्क ले रहे हैं और हम जो है ना बैड ऑयल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। समटाइम हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में अगर आपने कभी इत्तेफाक किया होगा, हर जगह से आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं भी मिलती है। तो सम टाइम ये होता है कि जो कुछ ऐसी फ्राई चीज़ें होती हैं लाइक समोसे पकोड़े, कहीं से आप ऐसे खा लेते हैं, आपको पहला बाइट लेते ही उसमें से बैड स्मेल आती है और आपको क्लियर पता चल आता है कि ये जो है ना ये ऑयल की बैड स्मेल है। तो वो ऑयल की जो बैड स्मेल होती है इसका मतलब है कि वो ऑयल जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुका है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो ऑयल है उसमें से एक गंदी स्मेल आना शुरू हो गई है जो बता रही है कि ऑयल स्पॉइल होना शुरू हो चुका है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और ये क्यों होती है, क्योंकि
हमारे इसमें ना ऑयल के अंदर दो तरह के रिएक्शंस में से कोई एक रिएक्शन हो रहा होता है, या हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हो रहा होता है या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रहा होता है, और इसकी वजह से जो है ना वो बैड स्मेलिंग एल्डिहाइड और फैटी एसिड जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो वो बैड स्मेल उस वजह से आ रही होती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ऑयल ख़राब होना शुरू हो गया है। ऑयल्स फ्रॉम सी एनिमल्स विच कंटेन अ रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड चेन्स डिटोरिएट रैपिडली। और जो सी एनिमल्स के ऑयल्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर अनसैचुरेटेड एसिड का पोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ रही है आयोडीन नंबर। गत क्वेश्चन ऐसे ही आता है, व्हाट इज़ स्पोनिफिकेशन नंबर, व्हाट इज़ रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, एंड व्हाट इज़ आयोडीन नंबर। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे व्हाट इज़ एसिड नंबर। तो ये एज इट इज़ आपके क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। आयोडीन नंबर क्या है? द एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन इन अ फैट और ऑयल इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स आयोडीन नंबर। हम ये देखते हैं कि किसी फैट या ऑयल के अंदर अनसेचुरेशन कितनी है, यानी उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, कितनी उसके अंदर अनसेचुरेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयोडीन नंबर। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच विल ऐड टू 100 ग्राम्स ऑफ फैट और ऑयल। कि हमने 100 ग्राम फैट लिया है या हमने 100 ग्राम ऑयल लिया है, उसके अंदर हमने कितनी आयोडीन डाली है। जितनी नंबर ऑफ ग्राम्स हम आयोडीन के डालेंगे वही उसका क्या कहलाएगा? आयोडीन नंबर। वैल्यू ऑफ आयोडीन नंबर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द एसिड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लिसराइड्स। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो आयोडीन नंबर है वो डबल बॉन्ड जो है वो कितने प्रेजेंट हैं, उस पर जितनी डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी आयोडीन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ग्लिसराइड्स विच डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स हैव ज़ीरो आयोडीन नंबर। वो ग्लिसराइड्स जिनके अंदर एक भी डबल बॉन्ड ना हो तो डेफिनेटली फिर आयोडीन की ज़रूरत नहीं होगी, आयोडीन का उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हम कहते हैं ऐसे जो ग्लिसराइड्स होते हैं उनका आयोडीन नंबर क्या होगा? ज़ीरो होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो है एसिड नंबर। एसिड नंबर जो है ये हमें बताता है कि जो फ्री फैटी एसिड है वो कितना है फैट या ऑयल के अंदर। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट। कि हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए ताकि हम उसे न्यूट्रलाइज़ कर सकें, किस चीज़ को? फ़ैट को। और कितनी क्वांटिटी में आपने फ़ैट लेना है? वो 1 ग्राम लेना है, और इसको भी हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम में। ठीक हो गया। फिर गाइस आ रहा है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स किसको बोलते हैं? फिर आ रहा है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स हमारे पास हैं, ये भी लिपिड्स ही होते हैं, और जो इनका पेरेंट न्यूक्लियस है इट हैज़ अ कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का नाम क्या है? पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन। दोबारा मैं बोल रही हूँ, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन कंपोनेंट होता है। अब इस कंपोनेंट में देखें इसकी साथ ही जो है ना वो एग्जांपल दी हुई है। इसमें जो है वो कितने रिंग्स हैं? 4 रिंग्स हैं। कौन कौन से वाले हैं? रिंग को हाईलाइट किया हुआ है लेटर के साथ, A B C एंड D। 4 रिंग्स हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो जो A रिंग है उसके कितने कॉर्नर्स हैं? 6 कॉर्नर्स हैं। B रिंग के भी 6 कॉर्नर्स हैं। C रिंग के भी 6 कॉर्नर्स हैं। लेकिन जो D रिंग है उसके कितने कॉर्नर्स हैं? 5। तो हम कहते हैं कि जो A B एंड C है ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, और जो D है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। These rings are joined or fused to each other and have a total number of 17 कार्बन एटम। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं रिंग्स, और इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन एटम है? 17 कार्बन एटम है। Very small variation in the bonding of atoms in the group and in the ring attached to them give rise to the compound that are remarkably diverse in their biological functions। यानी कि हम थोड़ी सी चेंजेस करके बॉन्ड के अंदर वेरिएशन ले आएँ, ग्रुप चेंज कर दें, तो उससे हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टेरॉइड्स बनते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, अर्गोस्टेरोल है, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना। इसका स्ट्रक्चर भी आपने बस 5 टाइम ड्रॉ करके जो है ना अपनी असाइनमेंट में शामिल रखना है। फिर आता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये भी एक एनिमल स्टेरोल है, और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, और साथ में कुछ हायर प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है।
कोलेस्ट्रॉल फ्री स्टेट में भी होता है और एस्टेरिफाइड यानी एस्टर की फॉर्म में भी हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल टिश्यूज़ में होता है, एग में होता है, योक में होता है, ऑयल्स और फैट्स वगैरह में भी होता है और नर्व टिश्यूज़ में भी होता है। इसकी जो है अगर क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाए कोलेस्ट्रॉल की तो आपको आइडिया होगा कि इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। अब देखें कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में भी अगेन वही कितने रिंग्स हैं, 4 रिंग्स हैं, साथ में कार्बन अटैच्ड हुए हैं। कार्बन आपने जितने कार्बन यहाँ दिए हैं उतने ही आपने काउंट करके बनाने हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन एटम है जो रिंग से बाहर बने हुए हैं, इन 4 रिंग्स के अलावा बने हुए हैं। तो आपने ध्यान से स्ट्रक्चर को भी बना लेना है, ठीक है। फिर आता है अर्गोस्टिरोल। अर्गोस्टिरोल क्या है? ये फंजाई और यीस्ट का स्टिरोल होता है और अगर हम इसको यूवी रेस के साथ इसको इसकी रेडिएशन यानी पास करें, यूवी रेडिएशन पास करें अर्गोस्टिरोल में, तो ये अर्गो कैल्सीफिरोल या विटामिन D2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बहुत अपनी इंपॉर्टेंस है और इन द कंपाउंड्स 2 of the hydroxyl groups are esterified with fatty acids and third forms are linked with the phosphoric acid or derivative of phosphoric acid। ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं इसमें क्या होता है कि जो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं वो फैटी एसिड के साथ एस्टेरिफाइड हो जाते हैं यानी एस्टर बना देते हैं और जो तीसरा वाला है वो क्या करता है, वो फॉस्फोरिक एसिड या उसके डेरिवेटिव के साथ जो है वो लिंक बना लेता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है गर्ल्स। दीज आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेक द फूड मोर पैलेटेबल। ये हमारी बॉडी के अंदर फूड एनर्जी सोर्स का काम करती है और हमारी जो फूड है उसको क्या बना देती है, टेस्टी बना देती है। और दे एक्सर्ट एन इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यू, ठीक है। और नर्वस टिश्यू के ऊपर इंसुलेटिंग का काम करती है ना, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल पास नहीं होते अगर इसकी लेयर ज़्यादा होना शुरू हो जाए। दे आर वेरी गुड एनर्जी रिजर्वायर्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में एनर्जी आपको पता है फैट्स की फॉर्म में स्टोर होती है। लिपिड्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म बनाने में भी यूज़ हो रही है। सम लिपिड्स एक्ट एज प्रीकर्सर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो बहुत सारे लिपिड्स जो हैं वो दूसरे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जो हैं वो बनाने में यूज़ हो रहे हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ये किसका प्रिकर्सर होगा, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स का है। फिर गर्ल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एंजाइम्स का। एंजाइम्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंजाइम्स क्या होते हैं गर्ल्स? ये कैटलिस्ट का ही दूसरा नाम है, लेकिन ये वो वाले कैटलिस्ट होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर। तो वो वाले कैटलिस्ट जो बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। और इनका सेम वही काम है कि दे आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शंस। जो टिपिकली एंजाइम्स होते हैं दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विद मॉलिक्यूलर मैसेज रेंजिंग इनटू मिलियंस, ठीक हो गया। इनकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो यह है दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेसिफिक, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। हर तरह का एंजाइम हर रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इनकी एफिशिएंसी है कि ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, कैटलाइज कर देते हैं, ठीक है। दे स्पीड अप द रिएक्शंस बाय द फैक्टर ऑफ अप टू 10⁻20, यानी कितनी ज़्यादा स्पीड के अंदर ये हमारे रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। Each enzyme molecule possess a region known as active site and the substrate bind itself with this active site। आपको पता है कि जो substrate किसको बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम ने काम करना है, जिसको कैटलाइज करना है जिस रिएक्शन को, वो रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। अब एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं और वो सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाती हैं और इसको कैटलाइज कर देती हैं। एंजाइम्स या तो प्रोटीन होती हैं या फिर वो प्रोटीन का कंपोनेंट उनके अंदर प्रेजेंट होता है। पूरी प्रोटीन की नहीं भी बनी हुई होगी तो प्रोटीन लाजमी एक पार्ट के तौर पे उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है समटाइम वो भी प्रेजेंट होता है।
अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आ रही हैं, ये भी शॉर्ट में आ जाती हैं, यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेना है। क्या है कि व्हाट आर एपोएंजाइम्स, एपोएंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोफैक्टर और कोएंजाइम। जो हमारे पास प्रोटीन कंपोनेंट है एंजाइम का उसको हम क्या बोलते हैं, एपोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर और कोएंजाइम। ठीक हो गया। कोफैक्टर जो है उसमें क्या आता है, उसमें कोई इनऑर्गेनिक आयन आ जाएगा, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाएगा, मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाएगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, Fe2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है। ये कुछ हमारे पास कोफैक्टर की एग्जांपल्स हैं। कुछ एंजाइम्स के अंदर वाइटामिन भी मौजूद होते हैं और वाइटामिन फिर काम करते हैं कोफैक्टर का। फॉर एग्जांपल निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। इट कंटेन्स निकोटिनामाइड वाइटामिन एंड थायामीन pyrophosphate contains vitamin B1 while naming the suffix। अब यहाँ पे आ रहा है नेमिंग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की हमने नेमिंग कैसे करनी है, एंजाइम की नेमिंग के लिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास होगा ना एंड पे हमने एक सफिक्स लगाना है, और वो सफिक्स क्या लगाना है, ASE। क्या पढ़ेंगे इसको, एज पढ़ते हैं और बोलेंगे किस तरह, ASE। ऑन विच द और ये किसके एंड पे लगाना है, उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एंड पे लगाना है जिस पे एंजाइम जो है वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल यूरेज, सुक्रेज, सेलुलेज आर द एंजाइम्स। ये किसके नाम है, नाम के एंडिंग से पता चल रहा है हर एक के एंड पर क्या आ रहा है, ASE, एज आ रहा है। तो ये किसके ये नाम हो गए, एंजाइम्स की। इनके सबस्ट्रेट क्या है, यूरेज किसका एंजाइम है, या यूरेज का सबस्ट्रेट क्या होगा, यूरिया, सुक्रेज का सुक्रोज, सेलुलेज का क्या होगा, सेलुलोज। तो यूरिया उसके एंड पे क्या लगाया, ASE, तो क्या बन गया यूरेज। सुक्रोज था उसके एंड पे ASE लगाया तो क्या बन गया, सुक्रेज। सेलुलोज था उसके एंड पे ASE लगाया तो क्या बन गया, सेलुलेज। तो इस तरह से हमने सबस्ट्रेट से ही एंजाइम का जो है वो नाम निकाल लिया। इससे हमें आसानी क्या होगी कि हमें सबस्ट्रेट के जो एंजाइम होगा या एंजाइम का नाम पढ़ के ही हमें जो है ना सबस्ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। फिर गर्ल्स आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, IUB, उसने एंजाइम को 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब आपको ना नाम की जो टर्मिनोलॉजी आएगी ना, इस टर्मिनोलॉजी से आपको उसका ना आधा पोर्शन जो आधी डेफिनेशन जो वहीं से पता चल जाएगी। देखिए सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। अब चूँकि ये एंजाइम है तो एंड पे हर एक एंड पे ASE ज़रूर आएगा। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस से आपको पता चल रहा है कि ये वो वाले एंजाइम होंगे जो कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को। तभी इनके नाम में ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडो आ रहा है, रिडक्ट जो पोर्शन है वो रिडक्शन का आ रहा है। कॉमन एग्जांपल क्या है, ऑक्सीडेज है, डीहाइड्रोजिनेज है और पर ऑक्सीडेज है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसफेरेजेस। दीज एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट एन एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज फॉस्फेट और एसाइल बिटवीन 2 कंपाउंड्स। ठीक हो गया। अब इन्होंने फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक्सचेंज करने हैं। फॉस्फो ट्रांसफेरेजेस जो है ना इसकी एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। ये आपको पता चल रहा है कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, हाइड्रोलिसिस को। और इसमें प्रोटीएजेस आते हैं कॉल्ड प्रोटोलिटिक एंजाइम्स। फिर आता है लाइजेस। और ये जो कंपाउंड्स ये जो एंजाइम्स है ये क्या करेंगे, ये ऐसे रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे जिसमें क्या चीज़ होगी, एडिशन ऑफ अमोनिया हो सकती है, या एडिशन ऑफ वाटर होगी, या एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। किस चीज़ के अंदर होगी, डबल बॉन्ड में। या हमने कहते हैं कि इनकी रिमूवल होगी, एडिशन भी हो सकती है और रिमूवल भी हो सकती है। किस किस की, अमोनिया की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक हो गया। और इसमें एग्जांपल किसकी आ रही है, ग्लाइसीरो म्यूटेसिस। क्या नाम है, ग्लाइसीरो म्यूटेसिस। फिर आता है आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस में क्या होगा, दीज एंजाइम कैटेलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। के एक ही मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो है ना वो ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होंगे लेकिन होंगे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज एंजाइम, ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। फिर आता है लाइजेसिस। दीज एंजाइम्स लिंक 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स। ये 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या कर देंगे, उनके दरमियान में लिंक डेवलप करेंगे। और फॉर एग्जांपल एसिटाइल SCOH आ कार्बो ऑक्सिलेज एंड सक्सिनिक
थायोकाइनेज, ये एग्जांपल्स आ रही हैं किसकी, एंजाइम्स की एग्जांपल आ रही हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। ये हमने टॉपिक यहाँ से करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखें 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि एंजाइम्स दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, और जो एंजाइम है वो एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल का जो है ना उसके रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ हेक्सोजेस लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मेनोज टू देयर 6 फॉस्फेट डेरिवेटिव्स, बट ग्लूकोकाइनेज इज़ स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज ओनली। जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ना, ये मुख्तलिफ तरह के हेक्सोजेस को कैटालाइज कर सकता है। कौन कौन से ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मेनोज, यानी हेक्सोजेस में मतलब 6 कार्बन के हैं जो मॉलिक्यूल हैं। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है, नाम से पता चल रहा है ये सिर्फ किसको कैटालाइज करेगा, किसके रिएक्शन को, ग्लूकोज के रिएक्शन को करेगा। प्रोटीन इन नेचर के एंजाइम्स जो हैं, चंद एक को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन लाजमी प्रोड्यूस्ड होती है, प्रेजेंट होती हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं लिविंग सेल्स में, बट एक्ट इन वीवो एज वेल एज इन विट्रो। लेकिन ये दोनों कंडीशंस में काम करते हैं, लिविंग मीडिया यानी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इन विट्रो यानी कि हमने आउटसाइड द बॉडी जो है ना वो लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो उस विट्रो कंडीशन के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शंस मीन कि एंजाइम रिएक्शंस जो होते हैं ना, ये मोस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का ये मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, यानी कि सेम एंजाइम जो है वो दोनों तरह के फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को कैटालाइज कर सकता है। आइसो एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो सेम ऑर्गेनिज्म से आते हैं, सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, लेकिन केमिकली और फिजिकली दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। These are the enzymes from the same organisms which catalyze the same reaction but are chemically physically distinct from each other। यानी कि वो enzymes जो एक ही ऑर्गेनिज्म से हम ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, एक ही तरह के रिएक्शन को वो कैटालाइज कर रहे हैं, सेम रिएक्शन को, लेकिन आपस में वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक हो गया बस, यहाँ तक टॉपिक है। अभी हमारा ये टॉपिक एंजाइम का कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम वो जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के वो करेंगे, और फिर देखेंगे टाइम अगर इतना हुआ तो फिर हम उसी लेक्चर में जो है ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अच्छा टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। अब आपकी नेक्स्ट 2 हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो जो रिमेनिंग आपका कोई स्किप हुआ है तो आपने साथ के साथ इसको याद करना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर की वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा है। आपको मैं पहले बता रही हूँ, आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने आज के लेक्चर में जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं उनको 5 दफ़ा लिख के, और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने बताए हैं बीच में उनको लिख के आपने सेंड करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।